आज की कहानी है रेत से फिसलते रिश्ते। मॉम, पता है कल वैलेंटाइन डे पर माया मैडम ने क्या बढ़िया पार्टी अरेंज की थी। एकदम परफेक्ट। और खाना, वाह, बहुत टेस्टी था। मुझे तो आप याद आ गई। आपकी तरह ही सुंदर हैं। उनके लंबे बाल हैं और कजरारी आंखें, बिल्कुल पंजाबी ब्यूटी। मैंने जब उन्हें बताया कि मेरी मम्मी भी उनकी तरह ही एकदम परफेक्ट वुमेन है, अच्छा खाना पकाना, नाचना गाना, पार्टी अरेंजर, वन एंड ऑल। जब मैंने माया मैम को बताया कि हम बच्चों की परवरिश के लिए आपने अपना अच्छा भला करियर दांव पर लगा दिया था, तब से तो वे आपसे मिलने को उत्सुक हैं। मेरी बेटी मिनी काठमांडू यूनिवर्सिटी से एमडी कर रही है। घर से इतनी दूर अपने बच्चों को भेजना सबके लिए ही मुश्किल होता है। और जब आज मैंने मिनी की वीडियो कॉल पर यो चहकते मुस्कुराते देखा, तो हम सबके मन को सुकून मिल गया। शुक्र है वो घर से इतनी दूर परदेश में पीजी में एडजस्ट हो गई है। अब उसकी बातें सुन लग रहा था कि सारा क्रेडिट तो उसकी वार्डन मिसेस माया को जाता है, जिसने मिनी की उदासी व अकेलेपन को दूर किया था। अब जब भी मिनी कॉल करती है तो उसकी जुबान पर बस माया मैम ही होता है। जब से मिनी ने अपनी माया मैम को बताया है कि उसकी मम्मी ने ही उसके सारे बैग्स डिज़ाइन किए हैं, तब से पता नहीं उसकी माया मैम ने मेरे लिए अपने मन में क्या छवि बना ली थी। अब हम दोनों ही एक दूसरे को मिलने के लिए उत्सुक थी। एक दिन मिनी जिद करने लगी कि मैं उसे और उसकी माया मैम से मिलने आ जाऊं। मैंने हंसकर कहा, हम आएंगे। नाना, पापा को मत लाना, वो तो उस पर लट्टू हो जाएंगे। मिनी ने अपने पापा को छेड़ा। उसके पापा ने भी मेरा हाथ पकड़कर पलटवार किया। हम दोनों का तो फेविकॉल का जोड़ है, कोई तोड़ नहीं सकता। तभी पीछे से बेटा चिल्लाया, मैं आ जाता हूँ तुम्हारी माया मैम से मिलने। बंदर, वे मम्मी की उम्र की हैं। तू अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग और अपनी हीरोइनों में ही बिजी रहे। मीनी ने अपने छोटे भाई से कहा। जल्दी ही हमें मीनी के पास काठमांडू जाने का मौका मिल गया। मेरे पति और बेटा अपनी शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के लिए नेपाल जा रहे थे। मैं भी उनके संग हो ली। वे दोनों मुझे काठमांडू में होटल में अकेले छोड़ अपने काम के सिलसिले में आगे निकल गए। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं मिनी के पास जल्दी जाकर उसको अच्छा सा सरप्राइज दे दूं। सफ़र की सारी थकान मिनी के पेगोडा शेप की पीजी बिल्डिंग को देखकर दूर हो गई। वहां पहुंचकर पता चला मिनी तो अभी तक अपने हॉस्टल में ही है। तो मैंने सोचा उसके आने तक क्यों ना उसकी माया मैम से ही मिल लूं और थोड़ा सा पीजी बिल्डिंग भी घूमकर देख लूं। मॉडर्न व प्राचीन आर्ट का सही तालमेल देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। लगता है मेरी मिनी की माया मैम का इंटीरियर का काफ़ी अच्छा टेस्ट है। तभी मेरी निगाह सामने बैठी हम उम्र महिला पर पड़ी। शायद वो भी अपनी बेटी से मिलने आई थी। जैसे ही हम दोनों की निगाहें मिली, हम दोनों एक दूसरे को जाने पहचाने से लगे। हम दोनों इकट्ठे चिल्लाए, अरे दीप माया तुम। और दीप माया मुझे देख चिल्लाई, अरे मिली तुम। हम दोनों की आंखें खुशी से भर गईं और भागकर हमने एक दूसरे को हग कर लिया। हम एक दूसरे का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहते थे कि कहीं फिर से न बिछड़ जाए। फिर बात को आगे बढ़ाते मैंने कहा, मेरी बेटी मिनी इस पीजी में रहती है। उससे और उसकी माया मैम से मिलने यहाँ आई हूँ। यार, तू बता तू यहाँ कैसे? दीप हंसने लगी। मैं ही तो दीप माया, माया मैम। इस पीजी को मैं ही तो चलाती हूँ। तो तुम हो वो हसीन बाला जिस पर मेरी बेटी ही नहीं, हमारा पूरा घर लट्टू है, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। करीब करीब 30 सालों के बाद हम दोनों सहेलियां मिल रही थी। मैं उससे दिल खोलकर ढेर सारी बातें करना चाहती थी। सो उठते ही पूछा, कहाँ गया वो तुम्हारा गिटारिस्ट रोजर? तुम दोनों का प्यार तो हेड ओवर हील था। क्या शादी उसी के साथ की? मैंने तो सुना था तुम्हारे घर वाले तो इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। वे तो कटने काटने को तलवारें ले आए थे। क्या सच ही? यार, पूरा किस्सा सुनाना, अपने पति से भी मिलाना। देखूं तो सही वे मिस्टर यूनिवर्सिटी अब कैसे लगते हैं। ये सुन
माया की आंखों में पीड़ा उभरी। इससे पहले कि वो कुछ बताती, मेरी मिनी मॉम मॉम चिल्लाती मुझ पर लटक गई। सर्जन बन रही हो, ये बचपना छोड़ो। हंसते हुए लाड से परे धकेलते हुए मैंने उससे कहा, वाह मम्मी, आप माया मैडम को पहले से जानती हैं। मैंने मिनी से कहा, हाँ, हम दोनों फ्रेंड्स थीं, अब 30 साल बाद मिल रही हैं। तेरे नाना की पोस्टिंग दूसरी जगह हो गई तो हमारा साथ छूट गया। तब आज की तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो थे नहीं, सो संपर्क भी टूट गया। अब मिले हैं तो मुझे अपनी प्यारी सखी से ढेर सारी बातें करनी हैं। तभी दीप माया बोली, हम इन बातों को यहाँ नहीं, कल तुम्हें आसपास का एरिया दिखाते और यहाँ के प्रसिद्ध काली हाउस पर कॉफ़ी पीते हुए करेंगे। आज तुम मिनी से जी भर के बातें कर लो। कल तुम 11 बजे यहीं आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगले दिन मिनी के हॉस्पिटल जाने के बाद मैं और माया काठमांडू दर्शन के लिए निकल गए। जितनी दीप माया मुझे आसपास के दर्शनीय स्थल, मंदिर, पगोडा वगैरह दिखाने में उत्सुक थी, उससे अधिक तो मैं उसका अतीत जानने को उतावली थी। सो काली कॉफ़ी हाउस में पहुंचते ही टेबल पर इत्मीनान से बैठ मैं अपने को रोक नहीं पाई। कॉफ़ी का ऑर्डर दे मैंने दीप माया से रॉजर से उसके रिश्ते के बारे में पूछ ही डाला। फिर क्या हुआ तुम्हारी लव स्टोरी का? मेरे मुख से ये सुनते ही दीप माया की आंखों में पीड़ा व उदासी के बादल उमड़ पड़े। मैं तुरंत संजीदा हो उठी और उसी के हाथ पर हाथ रख उसको आश्वासन दिया और पूछा, क्या तुम दोनों की शादी नहीं हुई? दीप माया ने अपनी कजरारी आंखों को अपनी लंबी पलकों की आड़ में छिपाते हुए कहा कि वो विवाहित है, सुहागन भी, पर तलाकशुदा नहीं। पर वहाँ ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि माया मैम विधवा हैं और उसे बेहद इज्जत व मान देते हैं। मिली, तुम तो जानती हो कि मेरा गणित मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। हाँ याद है, मैंने कहा, मैं तो सारी इक्वेशन तुम्हारी सहायता से ही सुलझा पाती थी। ये सुनते ही दीप माया ने हताशा से कहा, पर मिली, मैं तो यही मात खा गई। रिश्तों के समीकरण इक्वेशन समझ ही नहीं पाई। पति पत्नी से जुड़े सवालों के जवाब ढूंढने में ही उलझकर रह गई। वहां गोवा में तुम थी नहीं तो किसकी हेल्प लेती, किससे अपनी पीड़ा शेयर करती? दीप माया की आंखें भर आईं। अब तुम्हारी प्रेम कहानी में गोवा कहाँ से आ गया? मैंने पूछा। उसने बताया, एक दिन हम दोनों, रॉजर और दीप माया, अपने अपने परिवार वालों का कड़ा विरोध देखकर घर से पैसा गहना लेकर गोवा भाग आए। यहाँ रॉजर के एक खास मित्र के परिवार ने हमें पनाह दी और हम दोनों की शादी करवा दी। उधर मेरे घर वालों ने जीते जी मेरा पिंड दान कर सारे संपर्क तोड़ दिए। जब शादी ब्याह में बड़ों का आशीर्वाद ना मिले तो बद्दुआ तो लग ही जाती है ना। इस बात का एहसास मुझे आज तक होता है। रॉजर मेरी पीड़ा को समझता था। वो मुझे हर तरह से खुश रखने की कोशिश करता। हम दोनों ने घर गृहस्थी की शुरुआत मिलजुल कर की। मैं गणित की ट्यूशन लेने लगी तो रॉजर रात को क्लब वगैरह में गिटार बजाता। मैं उसका साथ देने के लिए वहाँ गाना गाती। जल्दी ही रॉजर अपनी जिंदादिली व खुश मिजाजी के चलते गोवा के सोशल सर्कल में फेमस हो गया और धीरे धीरे हम दोनों ने बार व रेस्टोरेंट खोल लिया। इस सब सफलता में हम दोनों अपने अपने परिवार वालों की बेरुखी भूलकर अपने में मस्त जीवन जीने लगे। तभी एक और खुशी आई, मैं प्रेग्नेंट हो गई। इसी प्रेगनेंसी ने सब बदल दिया। दीप माया ने आगे बताया, प्रेगनेंसी में मैं ट्विंस कैरी कर रही थी। इसी से मेरा शरीर बेडौल हो गया। हार्मोन्स के खेल ने मूड स्विंग्स कर दिए और डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट रेस्ट बता दिया। मायके और ससुराल वाले तो पहले से ही मुंह मोड़कर बैठे थे। बेचारे रॉजर से जितना हो सकता मेरी सहायता करता और हर वक्त मेरा ध्यान रखता। घर और काम ने उसकी सोशलाइजिंग को भी प्रभावित करना शुरू कर दिया। शायद कहीं उसके भीतर मुझे लेकर चार्म और चाहत की लड़ाई भी चल रही थी। दीप माया ने पश्चाताप के मूड में मिली को देखते हुए बताया कि शायद मेरे से भी कुछ भूल हो गई। वो बिना किसी शिकायत मेरी केयर करता रहा और मैं बिना उसकी तकलीफ समझे उस पर निर्भर होती गई। मैंने उसके हेल्पिंग एटीट्यूड को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया, जबकि मुझे अपने प्रेगनेंसी पीरियड को
ब्रेवली लेना चाहिए था। ये तो हर स्त्री की लाइफ का कॉमन फीचर है। मेरे मूड स्विंग्स और मेरे गुस्से से रॉजर आहत हो जाता, लेकिन पलटकर जवाब नहीं देता। अब रॉजर ने चुप्पी लगानी शुरू कर दी। बस यहीं से मेरे से गलती हो गई। मैंने उसके इस चेंज को अनदेखा कर दिया। जिस रॉजर को पाने के लिए मैंने अपना मायका भुला दिया था, उसी को मैं माँ बनते ही नज़रअंदाज करने लगी। घर का सारा काम नौकर चाकर के ऊपर छोड़ दिया। तिनके तिनके जोड़ सजा सवारा घर बेरौनक होने लगा। रॉजर ने कहा भी कि वो मेरा साथ पाने को तरस गया है। वो अक्सर शिकायत करता कि मेरी बॉडी शेप खराब हो गई है। मुझे अपनी फिटनेस पर भी ध्यान देना चाहिए। शायद उसे तब मुझे अपने साथ ले जाने में शर्म आती थी। सही भी था। वो तो अभी भी उतना ही स्मार्ट और यंग था। मैं बच्चों की परवरिश का बहाना कर देती और वक्त की कमी का तकाजा देती। पत्नी का फर्ज भूलती जा रही थी मैं। अब हमें मिले महीनों हो जाते। जब मैं डिमांड करती तो रॉजर कहता कि दीप, तुम्हारे साथ अब वो मज़ा नहीं आता, तुम्हें लेडी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं क्या कहती कि डिलीवरी के बाद ही डॉक्टर ने उसे सही ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग करवाने और केगल एक्सरसाइज करने की पूरी जानकारी दी थी। पर मैंने इस सब को इग्नोर कर दिया था। देखो ना, आज उसी का तो खामियाजा भुगत रही हूँ। टेबल पर ठंडी होती काली कॉफी का सिप लेते उसे शायद अपने जीवन के कड़वाहट भरे लम्हे को शेयर करना आसान लगा। सो उसने अपनी बात जारी रखते आगे कहा। फिर मैंने महसूस किया कि रॉजर ज़्यादा समय घर से ही बाहर बिताने लगा था। एक दिन मैंने रॉजर को गोवा के साउथ बीच पर एक हीरोइन के साथ फ्लर्टिंग करते देखा, तो मैंने हंसकर इग्नोर कर दिया। ये बात भी रॉजर को चुभ गई। उसने मेरे आई डोंट केयर एटीट्यूड को अपने प्रति बेपरवाही समझी। वो चाहता था कि मैं उसे पत्नी की तरह लड़ाई झगड़ा करूं और मनाऊं। उसने मुझे ताना भी दिया, माया, बच्चे पैदा कर तुम्हारा मकसद पूरा हो गया है। सो अब मैं तुम्हारे लिए यानी रॉजर केवल पैसा कमाने की मशीन बन गया हूँ। ये मेरे लिए अलार्मिंग साइन था। आईने में अपना बेडौल शरीर, सूजी आंखें और उलझे बाल देख मैं हैरान रह गई कि ये वही दीप माया है जिस पर न केवल रॉजर बल्कि पूरा कॉलेज लट्टू था। मुझे अपने बेपरवाह मिजाज और लापरवाही पर बहुत गुस्सा व शर्मिंदगी महसूस हुई। सो मैंने सब बदलने का फैसला किया। जिम जाना शुरू किया, डाइटिशियन से बात की, प्लास्टिक सर्जन से पूरे फिगर का मेकओवर करवाया और फिर अपनी पुरानी फिगर वापस लाने के लिए मुझे 1 साल कड़ी मेहनत करनी पड़ी। वह बेहद ही मुश्किल वक्त था, पर अपने रॉजर को वापस पाने के लिए मुझे कुछ भी करना मंजूर था। हम दोनों ने मुसीबत के पलों में हंसते मुस्कुराते हुए तिनका तिनका जोड़कर घर और बिजनेस खड़ा किया था। सो तब मेरा एक ही ध्येय था, अपने रॉजर को अपने परिवार में उचित स्थान दिलवाना। पर इस सब में बहुत कुछ बदल चुका था और जिंदगी मेरे हाथ से रेत की तरह फिसल रही थी, जिसे मैं देख ही नहीं पाई। मिली ने देखा कि अचानक दीपमाया की आंखें पनीली हो उठी और वह क्षितिज में विचरण करने लगी, मानो अपना खोया अच्छा पल ढूंढ रही हो या उस सौतन को जिसने उसके जीवन के रंग सोख लिए थे। मिली ने माया को झकझोर कर पूछा, कौन थी वह सौतन जिसने तुम्हारा सुख चैन छीन लिया? माया दीप माया मानो नींद से जागी और होठों को दबाकर धीरे से बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। असल में जीवन ने बहुत बड़ी करवट ले ली थी। मैंने रॉजर को हमेशा तनाव व चिंता में देखा, तो सोचा शायद काम का तनाव होगा, क्योंकि खर्चे भी बढ़ गए थे। फिर एक दिन मैंने रॉजर के मोबाइल पर उसके अपने एक खास दोस्त के साथ लिप लॉकिंग किसिंग का बहुत ही वाहियात फोटो देखा, तो मेरा माथा ठनका। मैं तो जैसे आकाश से गिरी। ये तो रॉजर का नया रूप था। इसी कारण बच्चे होने के बाद हम दोनों ने 1-2 बार जो भी संबंध बने थे, उनमें वो प्यार व रोमांच की जगह एक एथलीट वाली फीलिंग थी। फिर भी मुझे फोटो वाली बात एक झूठ ही लग रही थी। इस झूठ को ही सच में ना पाने के लिए मैंने एक डिटेक्टिव एजेंसी की मदद ली। पता चला कि रॉजर बायसेक्सुअल है, गे नहीं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई।
इस प्यार के चक्कर में न मैं घर की रही न घाट की। गोवा तो मेरे लिए परदेस था। किसके पास जाती, फरियाद करती कि मेरी खुशी को सही दिशा दिखा दो। ये कह माया ने अपना सिर थाम लिया। फिर पानी का घूंट लेकर लंबी सांस भरी और बताने लगी, जब एक दिन ये तनाव मेरे लिए असहनीय हो गया तो मैंने रॉजर से सीधे सीधे कन्फ्रंट कर लिया और सब तहस नहस हो गया। मानो बवंडर ही आ गया। रॉजर की आंखों में खून उभर आया। उसने बिना किसी लाग लपेट के इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया और कहा, ये तो सोसाइटी में आम बात है। अक्सर शादी के कुछ वर्षों बाद जिंदगी में बोरियत भर जाती है और प्यार बेरंगा हो जाता है तो ज्यादातर पुरुष यही रवैया अपनाते हैं। उसके अमीर मौसा ने कभी उसके साथ बचपन में यही किया था। तब भी उसके माता पिता ने उसकी शिकायत को नॉर्मल लिया और चुप रहने को कहा था। फिर रॉजर ने दीप माया को धमकी देते सख्त हिदायत दी कि इस छोटी सी घटना को बहुत बड़ा इशू ना बनाओ। आपसी संबंधों की बात और घर की बात घर में ही रहने दे। बाहर लोगों को पता चलेगा तो सोसाइटी में बदनामी होगी। इस सब से मैं बेहद टूट गई। कहाँ तो मैं सोच रही थी कि अपनी गलती के पर्दाफाश होने पर रॉजर मुझसे माफ़ी मांगेगा या एक प्रैंक बोलकर मुझको सीने से लगा लेगा। पर यहाँ तो सब ही उल्ट पुलट हो गया। कितनी ही रातें मैंने जागते काटी। जब पीड़ा असहनीय हो गई तो मैंने एक सेक्सोलॉजिस्ट दोस्त की सहायता ली। उसने मुझे यही सलाह दी कि रॉजर ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया। वो तो अपना वैवाहिक जीवन नॉर्मल ही व्यतीत कर रहा है। उसकी कुछ शारीरिक इच्छाएं हैं जिनको वो अपने तरीके से पूरी कर रहा है। मुझे उसकी उस जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे इस सब को स्वीकार कर सब्र से काम लेना चाहिए और अपने प्यार से रॉजर को वापस अपनी तरफ खींचना चाहिए। रॉजर ने भी प्रॉमिस किया कि वो ये सब छोड़ अपनी शादी और घर गृहस्थी पर फोकस करेगा। पर कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। घर परेशानियों व तनाव के सैलाब में डूबने लगा। मैंने अपने रिश्ते को बेइंतहा प्यार, इसरार, इकरार से रिवाइव करने की कोशिश की। मैं हरदम इसी चिंता में रहती कि कहीं मेरे रॉजर को HIV या एड्स की बीमारी ना पकड़ ले या वो ड्रग्स लेना ना शुरू कर दे। हमारे बच्चों पर क्या असर होगा? कहीं कोई रॉजर का दोस्त हमारे बच्चे को अपना शिकार न बना ले। इन सब बैटन का मेरी मानसिक व शारीरिक सेहत पर भी असर दिखने लगा। आखिर परेशान हो मैंने एक दिन जिंदगी की लगाम थामने के लिए एक थेरेपिस्ट की सहायता लेनी शुरू कर दी। उसने मुझे बताया कि मैं इनसिक्योरिटी की गिरफ्त में पड़ रही थी कि कहीं मेरा रॉजर एक दिन मुझे अकेला छोड़ अपनी नई दुनिया में शिफ्ट कर जाएगा। फिर समाज क्या कहेगा, वो कहाँ जाएगी। इसके लिए अब उसे अपने आर्थिक रूप से स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी था। फिर आगे की मीटिंग में उसी थेरेपिस्ट ने बताया कि ऐसे मटेरियल क्राइसिस या वैवाहिक उथल पुथल में पत्नी को ही सामाजिक, आर्थिक व भावनात्मक प्रताड़ना सहनी पड़ती है। ज़्यादातर ऐसे रिश्ते का अंत अलगाव या डिवोर्स होता है। अपना अंधा भविष्य देख मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जिसके प्यार के लिए मैं अपनों के मुंह पर कालिक पोत कर घर छोड़ भागी थी। ऐसे में घर वाले क्या मुझे गले लगाते? कितनी ही बार हताशा में मैंने गहरे समंदर के बीचों बीच समाधि लेने का मन बनाया। मेरा कोई नहीं था, पर बच्चों का प्यार मुझे रोक लेता। इसी तरह कई वर्ष निकल गए। बच्चे बड़े होने लगे थे। वो भी हम दोनों के बीच आई दरार को समझ रहे थे। रॉजर के दोगले व्यवहार से मैं भारत से भागकर ऐसी जगह मुंह छिपाना चाहती थी जहां मुझे कोई ना पहचानता हो। तभी मुझे नेपाल के एक कॉलेज में गणित के लेक्चरर की नौकरी मिल गई। उन दिनों तो नेपाल आना जाना आसान था और यहाँ की नागरिकता बिना किसी परेशानी के मिल गई। रॉजर ने दोनों बच्चे अपने पास ही रख लिए कि वो परदेश में अकेली क्या क्या झेलेगी और फिर जब उसका मन अच्छा हो जाए तो उसके पास वापस आ जाए। पर यहाँ के लोगों और यहाँ की सभ्यता में मुझे बेहद सुकून मिला। फिर बस वार्डन की नौकरी पाते ही मेरा अकेलापन भी दूर भागने लगा। अब मैं यहीं पर खुश हूँ। ये सब बताकर वो मुस्कुरा दी। मिली को भी अच्छा लगा कि उसकी प्यारी सखी दीप माया
कम से कम अपने दुख से उबर तो पाई। अगले दिन मौका पाते ही फिर मिली ने दीप माया को पकड़ लिया। अच्छा चलो, जो हुआ सो हुआ। अब ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे क्या कर रहे हैं? उनका क्या कहना है तुम्हारे और रॉजर के रिश्ते को लेकर? दीप माया ने पहले तो बहुत टाल मटोल किया, फिर मिली के जोर देने पर बताया कि उसका बेटा तो अब विदेश में ही सेटल हो गया है। वो अपने पापा के दोहरे जीवन के बारे में सब जानता है, लेकिन इस विषय पर कुछ बात नहीं करना चाहता और चुप्पी साध कर बैठा है। बेटी अपने पापा के साथ गोवा में होटल का व्यवसाय देखती है और हमेशा अपनी मम्मी यानी मुझको ही गलत समझती आई है कि मैंने उसके पापा को उनके मन मुताबिक जीवन जीने का अवसर नहीं दिया और बिना वजह उनको बदनाम कर रही हूँ। मिली ने फिर सवाल किया, अच्छा, तो अब फिर रॉजर से तुम्हारी मुलाकात होती है या नहीं? ये सुनकर दीप माया मुस्कुरा पड़ी। मिली, अब ये सब जानकर क्या करोगी? फिर दीप माया ने आगे कहा, रॉजर को मैं छोड़कर आई थी। रॉजर ने तो मुझको कभी नहीं छोड़ा। यहाँ भी हर पल उसका अदृश्य साया मेरे साथ परछाई बनकर रहता है। उसकी पल पल की खबर रखता है। और फिर उदास मन से मैं कहने लगी, अब तो शायद मेरी जिंदगी का आखिरी वक्त चल रहा है, क्योंकि मैं सर्विक्स कैंसर से पीड़ित हूँ। जब से रॉजर को इसका पता चला है, तब से वो ज़्यादा ही केयरिंग हो गया है। वो मुझे अपने पास गोवा बुला रहा है। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। ये सुन मिली ने दीप माया को दिलासा दिया कि कुछ बातें जो अपने वश में ना हो उन्हें ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। हो सकता है तुम्हारा ऐसा ही वैवाहिक जीवन व्यतीत होना हो। हर दोस्ती में सेक्स तो ज़रूरी नहीं, ज़रूरी है सच्चा प्यार। तुम्हारा रॉजर तुम्हें अभी भी सच्चा प्यार करता है। अब यहाँ अकेले घुटने से अच्छा है तुम उससे फिर से दोस्ती कर गोवा आना जाना शुरू करो, ताकि पुराना रिश्ता फिर से मजबूत हो सके। वर्तमान समय में पति पत्नी का रिश्ता ही अटूट और सच्चा है। इस बात को अपने पल्ले गांठ बांध कर रख लो। फिर कभी अपने को अकेला महसूस करना। ये तुम्हारी सखी है ना, तुम्हारे साथ जिंदगी के आखिरी पल तक तुम्हारा साथ निभाएगी। ये कहकर मिली ने दीप माया की ठंडी गीली हथेलियों को अपने गर्म हाथों में थाम लिया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।